सो नेक्स्ट यूनिट विल कंटिन्यूस केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो ये एक ऐसी यूनिट है जिससे हम लोग बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं। तो इस चैप्टर का जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, so primary utility of this chapter we are going to study is rate of chemical reaction, and mechanism of a reaction. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक टर्म से चलें तो हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो होती है वो हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट निकालने का तरीका होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन, डेल्टा सी इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड डेल्टा टी इज टाइम ड्यूरेशन। तो कितनी टाइम ड्यूरेशन में कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट बिल्कुल वैसे जैसे फिजिक्स में आप लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सेम लाइक दैट। एवरेज रेट लिखेंगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करते हैं माइनस dc by dt, that is rate of change of concentration with respect to time, rate of change of concentration with respect to time। ठीक है, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अगर हमें डिफाइन करना होगा दैट वी कैन डिफाइन आइदर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, और इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगले पॉइंट पे लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन can be represented either in terms of consumption of reactant or in terms of formation of product। So let's हमने एक इक्वेशन लिखी a plus b gives c plus d। तो हम यहाँ पे पहला टर्म लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ a इक्वल टू माइनस da by dt, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ b is equal to minus dv by dt। Similarly, rate of formation of consumption as minus sign लिखा हुआ, rate of formation of C as dc by dt, and rate of formation of D as dd by dt। ठीक है, ना क्लियर हो? So please let us go. आसानी से लिखो। तो अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए लिखेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी लिखेंगे तो माइनस डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी लिखेंगे तो डी सी बाई डी टी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिखेंगे तो डी डी बाई डी टी।
यहाँ पे जो हमने ब्रैकेट्स में लिखा है A, B, C and D, these are actually active masses of A, B, C and D respectively. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब ए बी सी डी आप चारों टर्म में रेट डिफाइन करोगे तो एक रिएक्शन का रेट बहुत सारी तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, बट आपको किसी केमिकल रिएक्शन का रेट तो किसी एक टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन चारों टर्म को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से इसी इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो, लेट्स से एक्स ए प्लस वाई बी ZC plus WD। तो जितनी देर में A का X मोल कंज्यूम होगा उतनी देर में B का Y मोल कंज्यूम होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है X और Y, तो जितनी देर में A का X मोल कंज्यूम होगा उतनी देर में B का Y मोल कंज्यूम होगा। तो अगर हम X का 1 मोल कंज्यूम कराएंगे तो Y का कितना मोल कंज्यूम होगा, Y by X। I can say rate of consumption of B is equal to Y by X times rate of consumption of A। मतलब जितनी देर में B का Y by X मोल कंज्यूम हो रहा है उतनी देर में A का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो मतलब B का कंजम्पशन रेट A के रिस्पेक्ट में Y by X टाइम्स है। अब इसी चीज को अगर मैथमेटिकली लिखूं तो we can write it as minus dV by dt is equal to Y by X times dA by dt। सिमेट्री लाने के लिए आप क्या करो, y को डिवाइड कर दो दूसरे साइड में, तो we may write it as 1 upon x times minus dA by dt is equal to minus 1 upon y dV by dt। ठीक है, अब अगर इसी को जनरलाइज कर दिया जाए तो 1 upon x minus dA by dt will be equal to minus 1 upon x dA by dt is equal to minus 1 upon y dV by dt is equal to 1 upon z dC by dt is equal to 1 upon w dt by dt। और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसका मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि किसी भी रिएक्टेंट के कंजम्पशन या फॉर्मेशन को, किसी भी रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन, रिएक्टेंट का कंजम्पशन या फॉर्मेशन को एक वैल्यू उठाओ और उसको करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। मतलब हम रेट ऑफ द रिएक्शन को किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंजम्पशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको करस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। So, हां बेटा। sir, in 1 upon y is into dB by upon dt, it will come positive because both of them are having a negative sign. हाँ, वो नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन। वो Okay. चीज अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग माइनस साइन से लिखते हैं, तो दैट साइन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स रिजल्ट। आप जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये सब वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। Okay, sir. क्योंकि कंज्यूम हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और सी फॉर्म हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है,
तो एक माइनस dx by dt होगा, एक प्लस dx by dt। Okay, sir. Sir, but why do we take minus dc by dt? dc by dt माइनस कहाँ लिखा है? माइनस da by dt, माइनस db by dt, dc by dt एंड dd by dt। dd by dt पॉजिटिव लिखा होगा। रिएक्टेंट्स में माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव लिखते हैं। रिएक्टेंट्स का कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो माइनस साइन इज विद रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन इज विद प्रोडक्ट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि आपका मेजॉरिटी क्वेश्चन से सॉल्व होगा। No, sir, when you took instantaneous. हाँ बेटा, ए का कंजम्पशन लिखा है मैंने। इंस्टेंटेनियस में माइनस डीसी बाई सीटी मतलब वो रिएक्टेंट के टर्म में लिखा है। प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये हमारा रिएक्टेंट होगा। अगर इसी को कोई डीसी बाई डी लिखेगा पॉजिटिव तो ये प्रोडक्ट होगा। समझ गए ना? रिएक्टेंट का Okay, कंजम्पशन sir. है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अगर आपको माइनस साइन कंफ्यूज कर रहा है तो हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमने नीचे एक्सप्लेन करा ही ना, माइनस साइन क्यों लगाना। अब डीसी बाई डी लिख लो सिंपली। ये और बेटर रहेगा कि यहाँ पे आप इसको एक्टिव मास के टर्म में लिखो। अगर माइनस लगाया तो डिक्रीज हो रहा है, प्लस लगाया तो इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट होगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट होगा। उससे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपको माइनस साइन कंफ्यूज कर रहा है डोंट ट्राई, क्योंकि मैंने नीचे तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। रिएक्टेंट के टर्म में कंसंट्रेशन डिक्रीज कराते हैं। नॉर्मली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है भैया? उसमें जो मेन फॉर्मूला है, ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन उस रिएक्शन को बोला जाता है जो एक सिंगल स्टेप में परफॉर्म होती है। No. Elementary reaction is the reaction which takes place in a single step. पहला पॉइंट यही लिखना है, elementary reaction takes place in a single step. Such reaction takes place in a single step. Such reaction takes place in a single step. तो अगर हम इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, ऐसा ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट। So we are plotting for potential energy versus reaction. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक में ये टर्म बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। और इस पॉइंट पे जो रिएक्टेंट के लिए फर्दर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको बोलते हैं एंथैल्पी। और जो नेट पोटेंशियल एनर्जी उस समय लिखी जाती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। So E is activation energy, potential energy लिखना है वो threshold energy,
डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी। अब इन सारे टर्म्स के भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। पहले आप प्लॉट बना लो और प्लॉट में इस चीज को पहचानना सीख लो। जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन देखो डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही है। आर ने हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है और पी हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो रिएक्शन डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसमें 2-3 टेक्निकल टर्म है, वो आपको 1 by 1 लिखना है। सबसे पहला टर्म लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। So it is the minimum amount of energy required for reactant to convert into product. अगर हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी होगी तो आप ग्राफ से देख सकते हो इस चीज को। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। समझ आ रहा है इस चीज को? यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दो। तो एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी ऐड कर देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगा। और जो मिनिमम एनर्जी किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको थोड़ा थॉरोली समझ लो। इसको ऐसे समझ लो, जैसे दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैं कोई एक प्रोडक्ट बाय करना है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे 1000 रुपीज है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उस चीज को अचीव करने के लिए वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। दूसरा स्टेप, अब सपोज करो मुझे वो प्रोडक्ट बाय करना और मेरे पास ऑलरेडी 200 रुपीज है, तो मेरी एनर्जी हो गई 200। अब मुझे एक्स्ट्रा कितना बोरो करना है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, दैट इज 800 रुपीज। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा एनर्जी सराउंडिंग से बोरो करनी पड़ती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके पास अपनी कुछ एनर्जी जरूर है, वो जीरो एनर्जी स्टेट में नहीं है, तो उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी बोरो करनी होती है दैट इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। सॉरी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बोरो करनी होती है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बोरो करनी होती है फ्रॉम एनवायरनमेंट या फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। ये हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब आप पे कोई डाउट्स हैं तो वो बताइए फटाफट।